हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स आईक्यू पे। मेरा नाम जया है और मैं अभी एमए इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है रिवील प्रेफरेंसेस। अब रिवील प्रेफरेंसेस पढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़े इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। हमने एक बार पढ़ी थी बजट लाइन, हमने पढ़ी है बजट लाइन विच शोज दी attainable and the unattainable combinations that a consumer can purchase or not purchase with his limited income and the prices of the goods. Prices of goods पता है px py, income of consumer पता है m। उन कॉम्बिनेशन से, उस इनकम के कॉम्बिनेशन से, उस प्राइसेस ऑफ गुड्स के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर कौन से गुड्स अफोर्ड कर सकता है और कौन से गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बजट लाइन एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये बजट लाइन का मैं डायग्राम बना रही हूँ। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जितने भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक बंडल है, ये एक बंडल है सपोज, या फिर एक ये बंडल है, जितने भी यहाँ पे बंडल होते थे ये सारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होते थे। दैट इज कंज्यूमर कांट परचेज दोज कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकता था विद हिज गिवन इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड। जो बजट लाइन के अंदर होते थे वो सारे क्या होते थे, वो सारे अटेनेबल होते थे, बट यहाँ पे उसे प्रॉपर रिसोर्सेज उसके यूटिलाइज नहीं थे। यहाँ पे वो अटेनेबल तो हैं बट दे आर नॉट, बट द रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज, बट दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। तो बजट लाइन पे, और जो बजट लाइन पे आते थे पॉइंट्स, वो सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते थे जो कंज्यूमर खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, और यहीं पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी फुल्ली यूटिलाइज है। ये बजट लाइन बताता था। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा एक ग्राफ होता था इनडिफरेंस कर्व का। इनडिफरेंस कर्व क्या करता था? इनडिफरेंस कर्व हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बताता था। इनडिफरेंस कर्व क्या बताता था? इट रिप्रेजेंट्स द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इट रिप्रेजेंट्स की द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या लेना पसंद है, कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना पसंद है, वो हमें इंडिफरेंस कर्व बताता था। जब हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को एक साथ इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हम यहाँ पे लगाते थे कि हमारे पास बजट लाइन होती थी और इस पे टेंजेंट होते था हमारा इंडिफरेंस कर्व आईसी, तो जो एक पॉइंट निकलता था हमारे पास, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकलता था, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था। एंड इट शोज द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर और द चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जो हमें चॉइसेस दे रहा है कंज्यूमर को। बजट लाइन हमें बता रही है कि कंज्यूमर क्या खरीद सकता है और क्या खरीद नहीं सकता गिवन हिज इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। इंडिफरेंस कर्व हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को बता रहा है, और जो चॉइसेस हैं, जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को, तो हमें चॉइसेस रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम चॉइसेस बताता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है। बट रिवील प्रेफरेंसेस क्या है? ये भी एक अनदर अप्रोच ही है किसकी? कंज्यूमर थ्योरी की, जो एक्सप्लेन कर रही है कंज्यूमर बिहेवियर को, बट विदाउट यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द इंडिफरेंस कर्व। तो अगर ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने इस पर क्रॉस बना दिए क्योंकि हम इसमें इंडिफरेंस कर्व की बात नहीं करेंगे। इसमें कंज्यूमर कैसे अपनी प्रेफरेंसेस को बताता है? कंज्यूमर रिवील हिज प्रेफरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर बंडल बाय परचेजिंग दैट बंडल। कंज्यूमर अपने बंडल को खरीद लेता है। अगर कंज्यूमर के पास सपोज दो बंडल हैं, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में अगर कंज्यूमर को एक्स ज़्यादा प्रेफर है, प्रेफरेबल ज़्यादा कंज्यूमर के लिए एक्स है, तो वो एक्स को खरीद लेगा और खरीद के अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करेगा। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व है, इसको मैंने नाम दे दिया आईसी, ठीक है, और मेरे पास दूसरा इंडिफरेंस कर्व है आईसी डैश, आईसी डैश। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास कंज्यूमर वांट्स टू प्रेफर और कंज्यूमर वांट्स टू हैव एक्स। तो अगर उसे एक्स चाहिए तो एक्स ऑब्वियसली इस वाले आईसी पे होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो जितना ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर वही वाला बंडल कंज्यूम करना पसंद करेगा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास क्या? एक्स बंडल, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वाई बंडल। और हम ये कह देंगे क्योंकि एक्स एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे है तो कंज्यूमर एक्स खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। बट रिवील प्रेफरेंसेस में ऐसा नहीं होता। रिवील प्रेफरेंसेस में हम इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल नहीं करते। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करता है बाय परचेजिंग दैट बंडल। सपोज इफ कंज्यूमर इज preferring the x over y, then consumer will buy x, and as soon as he buy x, we will get to know that consumer has revealed his preferences by purchasing the x bundle over the bundle y.
अब हम आगे देखते हैं, आगे इसकी कुछ अजम्पशंस है हमारे पास इसकी क्या है, अजम्पशंस हैं कि हम इसको कैसे, इस पे हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है इसके लिए हमने 4 पिलर्स खड़े किए हैं, 4 अजम्पशंस खड़ी करी हैं और इसी पे ये बेस्ड है। इसमें जो लास्ट की अजम्पशन है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों ही इंपॉर्टेंट है बट कंसिस्टेंसी अजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनैलिटी की। रैशनैलिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज दैट बंडल दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये तो हमने 12th क्लास में ही पढ़ा था रैशनैलिटी के बारे में, रैशनल कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर वो गुड या वो बंडल लेना पसंद करेगा जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही होगी। और यही हमारे पास रैशनैलिटी की अजम्पशन भी यही कहती है कि कंज्यूमर इज रैशनल, दैट इज इट मीन्स दैट कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज दैट बंडल दैट गिव्स हिम हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन और हाईएस्ट यूटिलिटी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सेकेंड assumption, axiom of revealed preferences. It means that consumer reveal his preferences for any particular bundle by purchasing that bundle। और यही हमने reveal preferences में भी, इसकी basic definition में भी हमने यही पढ़ा है कि consumer यहाँ पे indifference curve का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर उसे अपनी एक बंडल के प्रति अपनी preference दिखानी है तो वो उसको खरीद लेता है। यही basic concept है reveal preferences का और यही second assumption बता रही है। ट्रांसिटिविटी, ये हमने मैथ्स में भी बहुत बार सुना है, ये हमने इको में भी बहुत बार सुना है कि अगर x इज प्रेफर, सपोज x इज प्रेफर कि x ये वैसे ऐसा साइन होता है बट मेरे पास अभी लैपटॉप पे हो नहीं पा रहा है, आप समझ लेना ये ऐसा साइन होता है कि x इज प्रेफर ओवर बंडल y एंड y इज प्रेफर ओवर बंडल एंड y इज प्रेफर ओवर बंडल z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज प्रेफर ओवर बंडल z। कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहते हैं कि अगर a और B है और आपको A ज़्यादा पसंद है और A और B में कंपैरिजन कर रहे हैं और A आपको पसंद है, फिर आपने B और C में कंपैरिजन करा और आपको B पसंद आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको A भी पसंद आएगा। तो यही बेसिकली ट्रांसिटिविटी है कि इट मीन्स कि अगर बंडल X प्रेफर हो रहा है बंडल Y पे और बंडल Y प्रेफर हो रहा है बंडल Z पे, तो X भी प्रेफर होगा बंडल Z पे एंड दैट इज द ट्रांसिटिविटी। तो ये अभी तक अजम्पशंस बहुत इजी थी, ये जो 3 अजम्पशंस थी, पहले की 3 अजम्पशंस थी इजी थी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल अजम्पशन आती है वो आती है अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कि कंसिस्टेंसी क्या कहता है? वो कहता है कि इट मीन्स इफ अ बंडल x1 x2 इज परचेज एट द प्राइसेस p1 p2 व्हेन अनदर बंडल y1 y2 वाज अफोर्डेबल। इसका पहले एक एक लाइन को समझ के करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके जो प्राइसेस हैं वो p1 और p2 हैं, ठीक है, दीज आर टू माई प्राइसेस p1 एंड p2 आर टू माई प्राइसेस। एक बंडल x है जिसमें 2 गुड्स हैं, एक गुड है हमारे पास x1 और एक गुड है हमारे पास y1, ठीक है, एक हमारे पास गुड है x1 और एक गुड है हमारे पास y1 x2 सॉरी x2। दूसरा बंडल है y और उसमें भी हमारे पास 2 गुड्स हैं, एक गुड है हमारे पास y1 और एक गुड है हमारे पास y2। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्राइसेस p1 p2 पे आप क्या कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो बंडल x। वो कह रहे हैं कि इफ़ अ बंडल x1 x2 इज परचेज और इज कंज्यूम एट द प्राइसेस p1 p2 व्हेन अनदर बंडल y1 y2 वाज अफोर्डेबल। इट मीन्स कि आप x और y दोनों खरीद सकते थे एट प्राइसेस p1 p2, बट आपने प्राइसेस p1 p2 पे x खरीदा, आपने y नहीं खरीदा। मतलब आपके पास 100 रुपये हैं और आपके पास 2 चीज़ें खरीदनी है, या तो आप 50 रुपये का पेन खरीद लो या आप 50 रुपये का रजिस्टर खरीद लो। दोनों चीज़ें खरीद सकते हो आप अपने उस 100 रुपये में, बट आपने क्या करा कि आपने उस 100 रुपये में सिर्फ एक चीज़ खरीदी, आपने या तो पेन खरीदा या आपने अपना रजिस्टर खरीदा। तो उसमें जो हमारे पास आया कि आपने पेन खरीद लिया और आपका जबकि रजिस्टर अफोर्डेबल था, तो बात वही है कि मतलब इट मीन्स कि अगर एक बंडल x1 x2 वो परचेज हो रहा है प्राइसेस p1 p2 में, व्हेन अनदर बंडल y1 y2 वाज अफोर्डेबल, तब किसी डिफरेंट प्राइस से q1 q2, मतलब अब हमारे पास एक कंडीशन ही हो गई, फर्स्ट कंडीशन ही हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अब प्राइसेस चेंज हो गए एंड दे बिकम q1 एंड q2, नाउ दे बिकम q1 एंड q2। अभी भी इन प्राइसेस q1 q2 पे क्या हो रहा है, बोथ द बंडल्स आर अफोर्डेबल, कि मतलब अभी आप रजिस्टर
और आप पेन में से आप 100 रुपए की आपकी जो इनकम थी उस एक प्राइस था, 50 रुपए का वो प्राइस था, 50 रुपए में आप रजिस्टर भी खरीद पा रहे थे और आप पेन भी खरीद पा रहे थे, बट आपने पेन खरीदा। बट अब क्या हुआ, प्राइस चेंज हो गया, मतलब अब 60 रुपए हमारे पास क्या होगी, प्राइस हो गई। तो अब भी आप रजिस्टर और आपका जो पेन है वो अफोर्डेबल है, बट अब भी आप क्या खरीद रहे हो, पेन ही खरीद रहे हो। तो इसका मतलब है आप कंसिस्टेंट हो, आप कंसिस्टेंट हो अपनी अपनी कंज्यूमर बिहेवियर में, अपनी कंजम्पशन में, अपने परचेजिंग में आप कंसिस्टेंट हो। वो कह रहे हैं दैट एट एनी डिफरेंट प्राइस से Q1 Q2 इफ बोथ द बंडल्स आर अफोर्डेबल देन कंज्यूमर मस्ट परचेज बंडल एक्स, की कंज्यूमर को तब भी बंडल एक्स ही परचेज करना चाहिए। देखो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, हमारे पास एक प्राइस है P1 P2, उस पर दो बंडल है हमारे पास X और Y। उस प्राइस P1 P2 पे दोनों बंडल X और बंडल Y अफोर्डेबल हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप अपना बंडल X खरीद रहे हो। तो जब भी आप एक प्राइस पे अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करते हो बाय परचेजिंग दैट बंडल, तो आपने मतलब अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करी बाय परचेजिंग द बंडल X ओवर द बंडल Y। नाउ प्राइसेस चेंजेस एंड इट बिकम्स Q1 Q2। अभी भी जो बंडल एक्स और वाई है वो भी अफोर्डेबल है, बट कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये रिक्वायर करता है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन आपसे ये कहता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए कि अब उस चेंज प्राइसेस पे Q1 Q2 प्राइसेस पे आप अभी भी बंडल एक्स खरीदो, आप बंडल वाई ना खरीदो। और अगर आप बंडल वाई खरीदते हो तो आप वायलेशन कर रहे हो किसका, कंसिस्टेंसी अजम्पशन का। तो हाउएवर इफ कंज्यूमर इज परचेजिंग bundle Y1 Y2, so then the consistency assumption required that bundle X1 X2 must not be affordable at any alternative price Q1 Q2 we can only buy bundle Y1 Y2 if bundle X1 X2 is not affordable, and this is called consistency। तो आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप वायलेशन करते हो, और आप तभी खरीद सकते हो बंडल Y1 Y2 जब आपका बंडल X1 X2 क्या हो, अनअफोर्डेबल हो जाए, आपका बंडल X1 X2 क्या हो, अनअफोर्डेबल हो जाए। देखो आपको मैं एक बार फिर से इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ फिर से। वो कह रहा है कि आपके एक प्राइसेस हैं P1 P2, आपके पास दो बंडल है, एक बंडल X है और एक बंडल Y है। आपने बंडल X, जो आपने बंडल X और बंडल Y दोनों ही आपके अफोर्डेबल हैं एट दी प्राइसेस P1 P2, पर आपने उन प्राइसेस P1 P2 पे बंडल X खरीदा over bundle Y, that means that you had revealed your preferences by purchasing the bundle X over Y। तो आपका बंडल एक्स प्रेफरेबल हो गया। अब क्या हुआ कि आपके प्राइसेस चेंज हो गए, दे बिकम Q1 Q2। नाउ एट दीज prices Q1 Q2 your both bundles bundle X and bundle Y are again affordable, then in that case consistency assumption requires, or consistency assumption wants you to purchase the bundle X only। If you purchase the bundle Y, then it will violate the assumption of consistency। You can only purchase the bundle Y when the bundle X is unaffordable, when the bundle X is unaffordable। आप इसे एक बार शांति से फिर से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, अब हमारे पास क्या होता है कि हमको कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है एक तरीके से रिवील प्रेफरेंसेस में, और इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक होता है वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस विच आर कॉल्ड वैर्प, और एक होता है स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस विच आर कॉल्ड सार्प। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ें वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस के बारे में। तो वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस और जो स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस हैं, दे मीन सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस एक वर्ड की हेरा फेरी होती है। वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस में डायरेक्टली वर्ड गिवन होता है, उसमें क्या वर्ड गिवन होता है, डायरेक्टली वर्ड गिवन होता है। पर जो स्ट्रॉन्ग एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड गिवन होता है। तो अगर खाली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली है तो it means it is your weak axiom reveal preferences, but if it is both either directly or indirectly then it is strong axiom of reveal preferences। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं वो क्या कहता है। वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वीक एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस, अगर एक बंडल X1 X2, हम यहाँ पे बंडल X मान के चलते हैं, एक बंडल X डायरेक्टली रिवील प्रेफर हो रहा है बंडल Y के, देन इट कैन नॉट हैपन दैट बंडल Y इज डायरेक्टली रिवील प्रेफर टू बंडल X। तो मतलब अगर एक प्राइसेस क्या है, वही कि एक प्राइसेस है P1 P2, कि मेरे पास एक प्राइसेस है यहाँ पे P1 P2, और उन प्राइसेस पे जो कंज्यूमर है वो बंडल
एक्स को परचेज कर रहा है, एक्स को खरीद रहा है, डायरेक्टली अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील कर रहा है एट दी प्राइसेस P1 P2, और जब हमारे प्राइसेस चेंज होते हैं, लेट्स से दे बिकम Q1 Q2, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंज्यूमर अब Y लेने लग जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या लेने जाए, कंज्यूमर Y लेने लग जाए। तो अगर ये हो रहा है तो मेरे पास सपोज ये कंडीशन है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये अगर ये जो चीज़ आ रही है ना मेरे पास, तो ये वायलेशन है ऑफ वीक एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस का। वीक एक्सियम रिवील प्रेफरेंस कहता है कि अगर P1 P2 प्राइसेस पे कंज्यूमर एक्स ही डायरेक्टली रिवील कर रहा है, एक्स ही खरीद रहा है, तो प्राइसेस चेंज होने के बाद भी कंज्यूमर को एक्स ही खरीदना होगा। वो वाई तभी खरीद सकता है जब एक्स अनअफोर्डेबल होगा। तो यहाँ पे गलत है, जो मैंने यहाँ पे समझाया, दिस इज रॉन्ग, इट विल वायलेट दी assumption ऑफ कंसिस्टेंसी, इट विल गो अगेंस्ट दी वीक एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं साप की। साप जो कहता है वो यही सेम कहता है, बस उसमें वो एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, वो है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वहाँ पे भी था, बट यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी अजम्पशन का भी इस्तेमाल होगा, वहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंसी अजम्पशन का इस्तेमाल हो रहा था। वीक एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस में वी आर जस्ट ओनली यूजिंग कंसिस्टेंसी अजम्पशन, बट इन स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस वी आर यूजिंग बोथ ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। सपोज करो कि एक प्राइसेस P1 P2 पे तुम्हारा जो कंज्यूमर है वो बंडल ए खरीद रहा है B से, ठीक है, बंडल ए खरीद रहा है वो B से, और प्राइसेस जब चेंज हुए और दे बिकम सपोज Q1 Q2, तो कंज्यूमर ने हमारे पास B बंडल को वो खरीदा, डायरेक्टली रिवील किया ओवर C। तो यहाँ पे ट्रांसिटिविटी अगर मैं लगाऊं तो इसका मतलब है कि ए शुड ऑल्सो प्रेफर ओवर सी, कि ए भी प्रेफर होना चाहिए सी से। बट कंज्यूमर क्या करता है, नेक्स्ट प्राइसेस की, यहाँ पे पहला एक प्राइस है, यहाँ पे सपोज एक प्राइस P1 है, ये दूसरे प्राइस Q2 पे हो रहा है, और ये सपोज हमारे तीसरे प्राइस है M, ये हमारे पास क्या है, तीसरा प्राइस है M3। तो M3 पे भी ऐसा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए कि A शुड बी परचेज इंस्टेड ऑफ C, बट कंज्यूमर सपोज C परचेज कर देता है, तो वो कंसिस्टेंसी अजम्पशन को वायलेट कर देगा। वो सी तभी परचेज कर सकता है जब ए क्या होगा, अनअफोर्डेबल होगा। चलिए इसको थोड़ा न्यूमेरिकल्स के साथ समझते हैं, वो और आसानी आपको देगा समझने के लिए। तो स्टेप्स टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, मैंने इसको 5 स्टेप्स यहाँ पे बनाए हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है। टेबल कैसे, कि आपको क्वेश्चन में हमेशा 2 प्राइसेस गिवन होंगे, P1 P2 और Q1 Q2, 2 क्वांटिटी गिवन होगी या 2 बंडल, मतलब जिसे हम कहते हैं X1 X2 और Y1 Y2। ये हो गया बंडल X का और ये हो गया बंडल Y का। तो अब आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये खुद फिल करना है, ये हमें 4 जो एलिमेंट्स हैं वो हमें खुद फिल करने हैं। कैसे, कि P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2, इसी तरह यहाँ पे P1 इंटू Y1 प्लस यहाँ पे प्लस ये P2 इंटू Y2। अब इस तरह यहाँ पे Q1 इंटू X1, Q1 इंटू X1 प्लस Q2 इंटू X2। इसी तरह यहाँ पे देखो Q1 इंटू Y1, Q1 इंटू Y1 प्लस, और यहाँ पे Q2 इंटू Y2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से टेबल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप इन सर्कल करोगे मेन डायगोनल डिजिट्स को, मतलब मुझे ये जो मेरी डायगोनल ये वाली जो मेन डायगोनल है ना, वैसे तो डायगोनल ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, बट हम मेन डायगोनल ये वाली इसको इनसर्कल करेंगे और इसको इनसर्कल करेंगे। ठीक है, पुट अ स्टार ऑन स्मॉलर वैल्यू और इक्वल वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द इनसर्कल डिजिट्स इन अ रो। हमने इन सबको इनसर्कल कर दिया। अब हम इसके रो में, इस रो में देखेंगे कि ये जो वैल्यू है क्या वो इसके बराबर है या इसके छोटी है। अगर छोटी है या फिर बराबर है तो वहाँ पे स्टार लगा देंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी चेक करेंगे, इस रो में भी चेक करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है या छोटी है, और अगर वो बराबर है या छोटी है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। स्टार मीन्स बंडल इज अफोर्डेबल बट इट इज नॉट परचेज। कि स्टार का मतलब क्या है कि बंडल अफोर्डेबल था पर आपने नहीं खरीदा, और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे अपना स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस या फिर वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस। इसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा करना।
देखो प्राइसेस क्या थे, P1 P2 4,6, कंज्यूमर परचेजेस बंडल X1 X2 6,6, एंड व्हेन प्राइसेस आर Q1 Q2 दैट इज 6,3, देन कंज्यूमर परचेजेस द बंडल Y1 Y2 दैट इज 10,0. इज दिस इज कंसिस्टेंट विद वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंसेस। तो सबसे पहला क्या था, 5 स्टेप्स से। सबसे पहला क्या है, टेबल बना लो। टेबल कैसे बनती है, यहाँ पे लिखे सारे प्राइसेस, यहाँ पे लिखी क्वांटिटी, इनका करवाया क्रॉस मल्टीप्लाई कि 4 into 6 प्लस 6 into 6 दैट इज 24 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 60। इसी तरह यहाँ पे देखो 4 into 10 प्लस 6 into 0 विच इज 40, फिर 6 into 6 प्लस 3 into 6 विच इज 36 प्लस 18 विच इज 54, फिर इसी तरह यहाँ पे 6 into 10 प्लस 3 into 0 विच इज 60। तो ऐसे करके हमारे पास क्या हो जाएगी, टेबल बन जाएगी। और जब हमने टेबल बनाई तो टेबल हमारे पास ये करके आई। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, इन सर्कल द डायगोनल डिजिट्स। मैंने उनको यहाँ पे क्या कर दिया, रेड से डिनोट किया है। तो आप अपने डायग्राम में, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कलर्स तो होंगे नहीं, एक ब्लू पेन ही होगा पेपर करते वक्त, तो आप उसे इन सर्कल कर देना, इन सर्कल द मेन डायगोनल डिजिट्स। हमने इन सर्कल कर दिया यहाँ पे मेन डायगोनल डिजिट्स को। फिर पुट अ स्टार ऑन स्मॉलर वैल्यू और इक्वल वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द इन सर्कल डिजिट्स इन अ रो। मतलब अभी ये वाली रो देखो, फर्स्ट रो देखो, सिर्फ ये वाली रो, इसमें यहाँ पे इस डिजिट को इंसर्कल किया, उसके साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता तो उस पर स्टार लगाना होता कि जब वो इससे छोटी होती या इसके बराबर होती। 40 60 से छोटा है बड़ा है, 40 छोटा है तो वो छोटा है, तो उस पर हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। यही हमने इस वाली रो के लिए भी किया, सेकेंड रो के लिए, कि 54 और 60 था, 16 सर्कल था, तो 54 अब बचा, 54 इससे छोटा है तो यहाँ पे स्टार लगा देंगे। अगर यहाँ पे सपोज 60 होता तो 60 इसके, यहाँ पे सपोज 60 है और यहाँ पे भी 60 है, तो दोनों इक्वल हो गए तो भी यहाँ पे स्टार लगता। बट अगर यहाँ पे 70 होता और यहाँ पे 60 होता तो अब यहाँ पे स्टार नहीं लगता, क्योंकि ना वो इससे छोटा है और ना ही वो इसके बराबर है, वो तो बड़ा है। और हमें बड़े पे स्टार नहीं लगाना, हमें छोटे पे स्टार लगाना है, या फिर हमें इक्वल वैल्यू पे स्टार लगाना है। तो हमें रो वाइज देखना है कि पहले मैंने टेबल बनाई, उसके बाद मैंने अपने जो डायगोनल डिजिट्स थे उनको इंसर्कल किया, फिर मैंने उन इंसर्कल डायगोनल डिजिट्स की रो वाइज उन्हें कंपेयर किया कि उनकी रो में उनसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो उनसे छोटे हैं या उनके बराबर हैं, उन पे मैंने स्टार लगा दिया। इसी तरह मैंने सेकंड रो के लिए किया। अब इस टेबल में तो 2 ही रो हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में 3 प्राइसेस होते हैं, 3 क्वांटिटी होती है, तो वो 3 कॉमा मतलब वो 3 into 3 की टेबल बन जाती है। तो उसमें हमें तीनों एलिमेंट्स का, तीनों रोज का देखना है। अभी इसमें हमने ऐसे किया तो हमारे पास करके ये ऐसे आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास ये हो गया। अब इसका मतलब क्या था, व्हाट डज दिस स्टार मीन्स, स्टार मीन्स दैट बंडल इज अफोर्डेबल बट इट इज नॉट परचेज। स्टार का मतलब क्या था कि बंडल अफोर्डेबल तो था बट आपने खरीदा नहीं। जब आपने खरीदा नहीं, आप खरीद सकते थे, आपने उसे खरीदा नहीं, तो आपने अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करी। मतलब कंज्यूमर ने बंडल 1 खरीदा है। कंज्यूमर ने क्या करा, कंज्यूमर ने बंडल 1 खरीदा। वो बंडल 2 भी खरीद सकता था, बट उसने बंडल 2 और बंडल 1 में से बंडल 1 खरीदा। इसका मतलब है कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करी बाय परचेजिंग द बंडल 1 ओवर द बंडल 2। दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 2, कि जो 1 है वो क्या है, वो ग्रेटर हुआ 2 से। उसके बाद सेकंड रो में देखो, कंज्यूमर परचेज कर रहा है सेकंड बंडल, ये वाला बंडल परचेज कर रहा है। सपोज ये सेकंड बंडल को ये लाइन डोनेट कर रहा है, ये जो कॉलम है वो सेकंड बंडल को डोनेट कर रहा है, और ये वाला जो कॉलम है ये फर्स्ट को डोनेट कर रहा है ना। तो सेकंड बंडल क्या है कि ये जो 60 है, कंज्यूमर 60, मतलब कंज्यूमर इज परचेजिंग बंडल 2, बट बंडल 1 अफोर्डेबल था। जब प्राइसेस चेंज हुए 6,3 पे, तो कंज्यूमर ने बंडल 2 खरीदा, जबकि बंडल 1 अफोर्डेबल था। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इट वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसका देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर इज परचेजिंग द सेकंड बंडल, ठीक है, कंज्यूमर इज परचेजिंग द सेकंड बंडल ओवर द बंडल 1, ठीक है। वो ये कब कर सकता था, वो ये तब कर सकता था जब बंडल 1 क्या होता, अनअफोर्डेबल होता। बट यहाँ पे बंडल 1 पे क्या है, स्टार है, और स्टार का मतलब क्या है कि बंडल अफोर्डेबल था पर खरीदा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वायलेट नहीं हो गई कि अगर 1 ग्रेटर देन सेकंड है तो सेकंड ग्रेटर देन 1 हो सकता है,
नहीं हो सकता। तो इट मीन्स इट हैज़ वायलेट द अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कि इसने वायलेट करी अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी और ये गलत होगा। ये तभी हो सकता था कि वन ग्रेटर देन सेकंड होता, सेकंड ग्रेटर देन वन होता, बट वन पे स्टार ना होता, मतलब वन अफोर्डेबल ना होता, तभी हो सकता था। अब ये गलत है क्योंकि यहाँ पे स्टार लग चुका है, यहाँ पे वन अफोर्डेबल बन चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये मैंने यहाँ पे पूरी इसको एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है, वो आप इसे पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। अब पहले हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यही P1 P2 प्राइसेस थे, X1 X2 था, Q1 Q2 न्यू प्राइसेस थे, और एक बंडल Y था जिसमें न्यू क्वांटिटी थी 10,0। उससे हमने टेबल बना ली। टेबल वही बनाई है कि 6 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, इसी तरह 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0। तो इसी तरह ये टेबल बनाई है। टेबल बनाने के बाद पहला स्टेप हो गया टेबल बनाना। दूसरा स्टेप क्या था, इन सर्कल दी डायगोनल डिजिट्स। तो मतलब मैंने इन सब पे क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, जिनको मैंने रेड से किया मैंने इन सबको इन सर्कल कर दिया। तीसरा स्टेप क्या था, स्टार वैल्यू लगाना, जो उन वैल्यूज पे उस जो छोटी हो या फिर उसके बराबर हो, इन सर्कल डिजिट्स के बराबर हो। तो अगर मैं इस रो में देखूं, इस वाली खाली रो में देखूं, तो ये जो 54 और 60 बड़ा है, ना छोटा है ना बराबर है, तो इस पे स्टार नहीं लगेगा। और इसी तरह अगर मैं इस वाली रो में देखूं, ये 60 और 50 को कंपैरिजन करूं, तो 50 छोटा है 60 बड़ा है, तो इस पे भी स्टार नहीं लगेगा। मतलब अब स्टार किसी पे नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर ने बंडल 1 खरीदा ओवर बंडल 2, मतलब कंज्यूमर ने बंडल 1 खरीदा ओवर बंडल 2, कि उसको बंडल पसंद, उसे बंडल 1 ज़्यादा पसंद आया एट दी प्राइसेस 6,3 या फिर P1 P2। अब क्या हुआ, प्राइसेस चेंज हो गए, 5,5 बन गए, Q1 Q2 बन गए। कंज्यूमर ने क्या करा, सेकेंड बंडल खरीद लिया, ठीक है। अब कंज्यूमर ने सेकेंड बंडल खरीद लिया ओवर बंडल 1, मतलब अब कंज्यूमर को सेकेंड बंडल पसंद आ रहा है। तो ये रैप को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? आप एक बार खुद सोचो, ये रैप को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? ये रैप को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है। स्टार नहीं है मतलब वो बंडल अफोर्डेबल नहीं है, और अगर वो बंडल अफोर्डेबल नहीं है तो कंज्यूमर खरीद सकता है। अगर सपोज यहाँ पे होता 40 होता, ठीक है, यहाँ पे 40 होता, ठीक है, 60 नहीं है अभी, अभी यहाँ पे क्या होता 40 होता, तो कंज्यूमर अब अगर अब 50 खरीदता, मतलब अब बंडल 2 खरीदता, तो यहाँ पे स्टार लगता, ठीक है, 40 होता तो पहले यहाँ पे स्टार लगता। और अगर अब कंज्यूमर बंडल सेकंड खरीदता ओवर बंडल 1, नोइंग कि बंडल 1 पे स्टार है, तब यहाँ पे रैप सेटिस्फाई नहीं होता। पर अब यहाँ पे 60 है, ये बंडल अनअफोर्डेबल ही है, तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो बंडल 1 खरीद ही नहीं पाएगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय बंडल 2 को खरीदने के। तो यहाँ पे रैप सेटिस्फाई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि देयरफॉर रैप इज सेटिस्फाई। कैसे? बंडल 1 परचेज हो रहा है एट दी प्राइसेस 6,3, दैट इज कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करी बाय परचेजिंग बंडल 1, क्योंकि रिवील प्रेफरेंसेस में हम ऐसे ही अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करते थे बाय परचेजिंग दी बंडल। पर जब प्राइसेस चेंज हुए एंड इट बिकम्स 5,5, दैट इज Q1, Q2, तो कंज्यूमर परचेजेस द बंडल 2, then the consumer purchases the bundle 2 when bundle 1 is not affordable. तो consumer purchases the bundle 2, कि consumer ने purchase करा bundle 2 when bundle 1 is not affordable. This satisfy the assumption of consistency, as consumer can only purchase the bundle 2 when bundle 1 is not affordable. Therefore weak axiom of reveal preferences is सेटिस्फाई। अगर यहाँ पे यहाँ पे लिखा होता, ये नॉट हटा रखा होता, ठीक है, और खाली लिखा होता अफोर्डेबल, व्हेन बंडल 1 इज अफोर्डेबल, तो यहाँ पे क्या होता, रैप सेटिस्फाई ना होता, तब यहाँ पे रैप सेटिस्फाई ना होता। बट यहाँ पे अभी अनअफोर्डेबल है, तो रैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास P1 P2 है 2,1, X दे रखा है 1,2, न्यू प्राइसेस Q1 Q2 दे रखे हैं 1,2, और न्यू बंडल या Y बंडल दे रखा है 2,1। इससे हमने क्या बना ली, ये टेबल बना ली, ठीक है, टेबल बनाना आता है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, इनसर्कल करेंगे डायगोनल डिजिट्स, इनसर्कल कर लिया डायगोनल डिजिट्स। अब इस इनसर्कल डायगोनल डिजिट्स में सिर्फ इस रो में देखा कि इस रो में हमारे पास ये जो हमारे पास रो है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो इस इनसर्कल डिजिट से छोटे हैं
या फिर वो इसके बराबर है तो उन पे स्टार लगा देंगे, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कहीं भी स्टार नहीं लगा। फिर हमने इस रो में देखा कि इस इन सर्कल डिजिट से जितने भी एलिमेंट्स हैं इस रो में अगर वो छोटे हैं या वो बराबर हैं तो उन पे स्टार लगा देंगे, बट वो ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा वो कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने स्टार नहीं लगाया। स्टार लगाने का मतलब क्या होता है, बंडल अफोर्डेबल था पर हमने खरीदा नहीं, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को वन पसंद था, वन इज ग्रेटर देन सेकंड, की कंज्यूमर ने डायरेक्टली अपना बंडल वन खरीद लिया था ओवर दी सेकंड। इस पे क्या हुआ, एट दी प्राइसेस Q1 Q2 पे, कि कंज्यूमर ने क्या करा, सेकंड खरीदा, कंज्यूमर ने सेकंड खरीदा ओवर बंडल वन, ओवर बंडल वन मतलब सेकंड खरीदा उसने और वन को उसने छोड़ दिया। तो क्या यहाँ पे रैप सेटिस्फाई है या नहीं, यहाँ पे रैप बिल्कुल तरीके से सेटिस्फाई है, क्योंकि जो बंडल वन है वो तो अनअफोर्डेबल है, तो कंज्यूमर के पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो बंडल टू के सिवाय या मतलब सिवाय बंडल टू के, तो उसे बंडल टू तो खरीदना ही पड़ेगा ना, अपनी तो अपने आप को उसे कंजम्पशन पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये रैप बिल्कुल तरीके से सेटिस्फाई है, देखो देयरफॉर रैप इज सेटिस्फाई, ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसे एक बार अच्छे से, इसकी जितनी भी मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है हर एक क्वेश्चन के बाद वो अच्छे से एक बार पढ़ लेना और उसके बाद देख लेना। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी हमारे पास ये प्राइसेस दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, 128, 418, 312, और उस पर ये क्वांटिटी दे रखी है 213, 342 और 262। उसके बाद हमने यहाँ से ये टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद हमने यहाँ पे इंसर्कल करा डायगोनल डिजिट्स को, इंसर्कल करा, ठीक है, इंसर्कल करा आपने यहाँ पे डायगोनल डिजिट्स को। उसके बाद क्या किया आपने, थर्ड स्टेप था कि आपको स्टार लगाना है स्मॉलर वैल्यू पे या इक्वल वैल्यू पे कोरिस्पॉन्डिंग टू दी इंसर्कल डिजिट इन अ रो। तो इस रो में, रो 1 में ये दो एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, तो जो भी छोटा है 28 के या 28 के बराबर है वो लगा दो, तो यहाँ पे सिर्फ 27 पे लगा। फिर ये ली रो, सेकेंड रो ली, इस 32 में जो भी इस रो में एलिमेंट्स छोटे हैं 32 से या बराबर हैं 32 के, उन पे हम स्टार लगाएंगे, तो खाली एक 30 है तो इस पे स्टार लग गया। और फिर इस रो 3 में ये जो हमारे पास 16 है, ये जो 16 है सर्कल डिजिट, इस रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो 16 से छोटे हैं, 16 के बराबर हैं, उन पे स्टार लगाएंगे, तो हमने इस पे स्टार लगा दिया, मतलब हमने 27 पे, 30 पे और 13 पे स्टार लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने क्या करा, बंडल ए खरीदा, कंज्यूमर ने बंडल ए खरीदा, जबकि वो बंडल बी भी खरीद सकता था, बंडल बी अफोर्डेबल था, बट उसने बंडल ए खरीदा, तो उसने अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील किया, डायरेक्टली उसने रिवील किया बाय परचेजिंग द बंडल ए ओवर द बंडल बी। नाउ व्हेन प्राइसेस चेंजेस, और ये वाली जब हमारे पास रो आई, रो सेकंड आई, तब कंज्यूमर ने बंडल बी खरीदा ओवर बंडल सी, मतलब अभी भी कंज्यूमर ने क्या करा, डायरेक्टली अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील किया बी और सी में से बाय परचेजिंग द बंडल बी ओवर द बंडल सी। तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टिविटी की अजम्पशन लगाऊं कि अगर ए ज़्यादा पसंद है बी से और बी ज़्यादा पसंद है सी से, तो इसका मतलब है कि ए पसंद होना चाहिए किससे, सी से, है ना, दिस कम्स आउट बाय ट्रांजिटिविटी। तो ए पसंद होना चाहिए सी से या ए ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए सी से, बट यहाँ पे कंज्यूमर सी खरीद रहा है और जबकि ए अफोर्डेबल था, तो यहाँ पे सार आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, सार यहाँ पे आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। यहाँ पे देखो हमें कंसिस्टेंट चेक करना था सार के साथ और वीक एक्जिम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस के साथ। मैंने कहा था वीक एक्जिम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस में सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी अजम्पशन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस हैं उसमें कंसिस्टेंसी और ट्रांसिटिविटी अजम्पशन दोनों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ट्रांसिटिविटी से ये तो आ गया कि ए ग्रेटर देन सी है, मतलब कंज्यूमर को ए खरीदना चाहिए ना ओवर सी, बट कंज्यूमर रो 3 में क्या कर रहा है, कंज्यूमर रो 3 में सी खरीद रहा है डिस्पाइट ए बीइंग अफोर्डेबल। वो सी खरीद सकता था अगर ए अनअफोर्डेबल होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सी खरीद रहा है और ए जबकि अफोर्डेबल है, तो वो गलत हो जाएगा और इसके कारण जो हमारा सार्प है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, जो हमारा सार्प है वो क्या हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
ठीक है। अब हम एक बार WARP की भी बात करते हैं, वीक एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंसेस की भी बात करते हैं। देखो हमने कहा था कि ए हमारा इसमें आ रहा था कि जो ए ग्रेटर देन आ रहा था बी से, डायरेक्टली रिवील हो रहा था यहाँ से, और बी ग्रेटर आ रहा था किससे, सी से, बी इज ग्रेटर देन सी। फिर वो ट्रांसटिविटी जो हमने लगाई तो वो ए ग्रेटर देन सी आ रहा था बाय ट्रांसटिविटी, बट कंज्यूमर एक्चुअल में क्या कर रहा था, ये आ रहा था बाय ट्रांसटिविटी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आ रहा था बाय ट्रांसटिविटी। बट एक्चुअल में कंज्यूमर, बट ये जो एक्चुअल में कंज्यूमर क्या खरीद रहा था, कंज्यूमर इज परचेजिंग सी नोइंग दैट ए इज अफोर्डेबल। नोइंग दैट ए इज अफोर्डेबल मतलब ए पे लगा हुआ है स्टार, तो यहाँ पे ये वायलेट हो गई, ट्रांसटिविटी भी वायलेट हो गई और कंसिस्टेंसी भी वायलेट हो गई। इसकी वजह से सार्प सेटिस्फाई नहीं हो पाया। बट जब मैं वीक एक्सियम रिवील प्रेफरेंसेस की बात करूंगी इसी केस में, तो मैं ये दोनों चीज़ें देखूंगी कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो दोनों ही डायरेक्टली रिवील प्रेफरेंसेस हैं, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो WARP तो सेटिस्फाई है बट सार्प सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि WARP के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो इसका एक बार पढ़ लेते हैं कि बंडल ए इज डायरेक्टली प्रेफर ओवर बंडल बी, वेयर एज बंडल बी इज डायरेक्टली प्रेफर ओवर बंडल सी, which means bundle A is indirectly prefer over bundle C. That is, consumer should purchase bundle A, but consumer purchase bundle C despite bundle A being affordable. Therefore, the weak axiom of real preferences is satisfied, but strong axiom of real preferences is not satisfied. अगर यहाँ पे लिखा होता ना, यहाँ पे अफोर्डेबल की जगह अनअफोर्डेबल होता, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जिम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस भी सेटिस्फाई हो जाता। बट यहाँ पे वो अफोर्डेबल है, तो सार्प यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने मैंने टेबल बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को एक ऐसी इलस्ट्रेशन दिया था कि आप लोग इसे समझ जाएं। तो आप इसे एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने टेबल दे रखी थी, हमने सबसे पहले इन सर्कल करा डायगोनल डिजिट्स को, तो मैंने यहाँ पे इन सर्कल कर दिया ये डायगोनल डिजिट्स को। ठीक है, फिर मैंने इस वाले डायगोनल डिजिट की ये जो रो थी, इस वाले डायगोनल डिजिट की ये जो रो थी, उस पर मैंने स्टार लगाना था। स्टार उन पे लगता है जो वो स्मॉलर वैल्यू हूँ या इक्वल वैल्यू हूँ टू दी इन सर्कल डिजिट, तो यहाँ पे वो सिर्फ 5 थी। फिर इसी तरह मैंने सेकेंड रो में किया, जब मैंने सेकेंड रो में किया तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 पे लगा, और जब थर्ड रो पे किया तो वो किसी पे नहीं लगा। अब फर्स्ट रो में क्या हो रहा है कि बंडल ए, मतलब कंज्यूमर ने बंडल ए खरीदा है ओवर बंडल बी, जबकि बंडल बी भी अफोर्डेबल था, दैट इज कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करा। सेकेंड रो में क्या हुआ कि बंडल बी ग्रेटर हुआ किससे, बंडल सी से, मतलब बंडल बी और बंडल सी कंज्यूमर दोनों खरीद सकता था, बट कंज्यूमर ने बंडल बी खरीदा है ओवर बंडल सी, तो उसने अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील किया है। ठीक है, अब ट्रांसटिविटी से इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है शुड बी ग्रेटर देन सी, मतलब कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को ए खरीदना चाहिए ओवर सी, तो ये ट्रांसटिविटी है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसटिविटी है। ठीक है, कंज्यूमर को ट्रांसटिविटी से आया और इसका मतलब है कंज्यूमर को ए खरीदना चाहिए ओवर सी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक्चुअल ही बता रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर इज परचेजिंग सी ओवर ए, बट यहाँ पे ए पे क्या है, स्टार नहीं लगा हुआ। ए पे स्टार नहीं लगा हुआ मतलब वो अनअफोर्डेबल है, तो अब कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिर्फ सिवाय सी खरीदने के। तो यहाँ पे जो सार्प है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसटिविटी से आ रहा है कि कंज्यूमर को ए खरीदना चाहिए सी से, और ये भी पता चल रहा है कि कंज्यूमर सी खरीद रहा है। बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी अजम्पशन का वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो बंडल ए है वो अनअफोर्डेबल है। और अगर पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में ए पे स्टार लगा हुआ था जब कंज्यूमर सी खरीद रहा था, तो स्टार लगने का मतलब है वो अफोर्डेबल था, अफोर्डेबल था, उसके बावजूद कंज्यूमर ने क्या खरीदा, सी खरीदा, तो वहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंसी की असम्पशन वायलेट हो गई और इसकी वजह से वहाँ पे सार्प सेटिस्फाई नहीं हुआ। बट यहाँ पे जो सार्प है वो सेटिस्फाई हो रहा है, और WARP भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमने A ग्रेटर देन B देखा और B ग्रेटर देन C देखा, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन आई, कोई कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव नहीं हो पाई, और उसकी वजह से हमारे पास वीक एक्सिम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस भी सेटिस्फाई हो गया।
अब चलिए आगे, दो इंपॉर्टेंट मुझे नोट्स देने थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कंडीशन होती है कि कभी कभार आपका वीक एक्जिम ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस सेटिस्फाई होता है बट सार्प आपका सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा था। वहाँ पे आपका WARP सेटिस्फाई हो रहा था और जो सार्प है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा होता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। बट इसी का अगर मैं वाइसी वर्सा करूं कि जो WARP है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा बट सार्प सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऐसी जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात याद रखना, अगर ये कभी कभी आ जाता है पॉइंट कि क्वेश्चन में क्या होता है, लोगों का WARP सेटिस्फाई नहीं हुआ बट SARP सेटिस्फाई हो गया, तो ये गलती है, ये फाउंडेशन की ही खिलाफ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक होता है कि ये रीचेकिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स में अगर कोई गलती है और हमें रीचेक करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि WARP कैन बी सेटिस्फाई and SARP is not satisfied. This condition is possible, but WARP is not satisfied and SARP is satisfied. This condition is not possible. तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।